Good afternoon to all of you. Today we are talking about Principles of Art, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, टेंथ का फाइन आर्ट्स है ना. Principles of art. The principles of art are the rules that helps artist organize the elements and the art to create a good composition. जब तक आपको elements और प्रिंसिपल्स का यूज़ करना नहीं आएगा, आप कोई भी आर्ट बहुत अच्छे से नहीं बना सकते हैं. उसको बनाने के लिए आपको इन सब के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि यही आपकी पिक्चर को बैलेंस करते हैं और यही बाकी चीज़ें एक अच्छा कंपोजिशन बनाने में आपकी हेल्प करते हैं. तो फर्स्ट है बैलेंस. First principle is balance. Balance is the principle of art that refers to the equal distribution of visual weight in an artwork. कोई भी आप पेंटिंग अगर ड्रॉ करते हैं तो उसमें आपको इक्वल बैलेंस रखना पड़ता है. इसके आगे 3 तरीके का बैलेंस होता है, रेडियल, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल. तो सिमेट्रिकल बैलेंस लाइक मिरर टाइप, जैसे हम कोई बॉडी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम उसमें उसके दोनों साइड का बॉडी को अगर आप 20 से डिवाइड कर देंगे या फेस को 20 से डिवाइड कर देंगे तो दोनों साइड इक्वल होती हैं. जैसा इधर आँख होगी वैसी उधर होगी, जैसा इधर शोल्डर होगा वैसा ही शोल्डर उधर होगा. तो हम उसको इक्वली डिवाइड करते हैं, तो वो होता है सिमेट्रिकल बैलेंस. इसको तो हम पढ़ते हैं सिमेट्रिकल बैलेंस. सिमेट्रिकल बैलेंस इज अ टाइप ऑफ बैलेंस इन विच बोथ साइड्स of an artwork are equal or very similar in shape, size, color and placement like a mirror image. An example, इसका examples है a butterfly, human face और temple architecture. ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. जैसे बटरफ्लाई होती है दोनों साइड इक्वल होती है, ह्यूमन फेस दोनों साइड इक्वल होता है, और टेम्पल का आर्किटेक्चर होता है वो भी इसी तरह बना होता है कि एकदम परफेक्ट बैलेंस के साथ बना होता है. एसिमेट्रिकल बैलेंस. नेक्स्ट है एसिमेट्रिकल बैलेंस. एसिमेट्रिकल बैलेंस इज अ टाइप ऑफ बैलेंस इन विच डिफरेंट और अनइक्वल एलिमेंट्स अरेंज्ड इन अ वे दैट स्टिल क्रिएट्स विजुअल स्टेबिलिटी. ये बैलेंस जो है एसिमेट्रिकल है, लेकिन ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी फिर भी क्रिएट करेगा. किस तरह, अगर हम एक बड़ा सा पेज लेते हैं और उसमें हम 25% पे कोई ड्राइंग बनाते हैं और 75% का एरिया दूसरी चीज़ के लिए छोड़ते हैं, तो जो 75% हमने स्पेस छोड़ा हुआ है उसको हमें ऑक्यूपाइड करना पड़ेगा कोई भी उस लेवल का ऑब्जेक्ट बना के. ऐसा नहीं कि हम जितना 25% में कोई छोटा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और दूसरा भी उस साइड वैसा ही बना देंगे तो वो बैलेंस कर जाएगा. अगर हमने एक साइड छोटा और एक साइड बड़ा ऑब्जेक्ट बनाया और स्पेस का ध्यान नहीं रखा तो फिर वो डिसबैलेंस हो जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा. तो एसिमेट्रिकल बैलेंस भले ही दोनों साइड ऑब्जेक्ट्स बड़े छोटे करता हो या बट वो किसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, आपने जितना स्पेस लिया है, दोनों पार्ट किए हैं किसी चीज़ के या किसी पेज के. एंड रेडियल बैलेंस. रेडियल बैलेंस एलिमेंट्स स्प्रेड आउट फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट. जो एक सेंट्रल पॉइंट से चीज़ें फैलती जाती हैं, हम ड्रॉ करते जाते हैं, वो रेडियल बैलेंस कहलाता है. जैसे कि रंगोली इसका बेस्ट एग्जांपल है. आप कोई रंगोली बनाते हैं तो फिर उसका सेंट्रल पॉइंट जब लेते हैं तो उसके आसपास उसकी सारी लीव्स जो होती हैं या फिर सारे पैटर्न्स जो मोटिव्स होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे जाते हैं पॉइंट से बाहर की तरफ, तो वो होता है रेडियल बैलेंस. इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंस. इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? क्रिएट्स स्टेबिलिटी, हेल्प्स प्रॉपर अरेंजमेंट, अवॉइड्स ओवर क्राउडिंग ऑन वन साइड. ठीक है, अगर आप किसी भी पेंटिंग में देखें तो अगर उसमें एक साइड सब कुछ बना देंगे तो उसी के लेवल की पावर हमें दूसरी साइड दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज वो डिसबैलेंस हो जाएगी, वेट सारा एक तरफ चला जाएगा. लाइक आप बहुत सारा कुछ अगर नीचे एक बहुत क्राउडेड सीन बनाते हैं और नीचे बहुत कुछ बना देते हैं तो फिर आपको ऊपर उसको बैलेंस करने के लिए स्काई जो है ब्लैंक रह जाएगा, तो उसे बैलेंस करने के लिए आपको सन बनाना पड़ेगा, क्योंकि सन में बहुत पावर होती है, बहुत एनर्जी होती है, तो वो ही बैलेंस कर पाएगा बाकी चीज़ों को. ठीक है, इसी तरह से जब बहुत क्राउड होता है तो लाइक गोवर्धन का जो पिक्चर होता है उसमें आप देखेंगे कृष्ण को बहुत बड़ा बनाया जाता है, बाकी ह्यूमन फिगर्स को छोटा बनाया जाता है, इसे बैलेंस करने के लिए, क्योंकि कृष्ण में बहुत पावर है, वो सब कुछ बैलेंस कर सकते हैं ऊपर, क्योंकि वो एक मतलब भगवान है, तो भगवानों को हमेशा बड़ा बनाया जा सकता है. एम्फेसिस
दूसरा है emphasis dominance. Emphasis refers to making one part of an artwork stand so it is becomes the main focal point, the place where your eye first lands. Emphasis जो आपका ध्यान एकदम खींच ले. अब आप कोई ड्राइंग बनाते हैं, उसमें अगर किसी ऑब्जेक्ट को आसपास कुछ चीज़ें बनाते हैं लेकिन कुछ एरिया खाली छोड़ देते हैं उसके आसपास, तो हमारा ध्यान सीधे उसी पर जाता है जो हमारा मेन जो पॉइंट है जहाँ पर हमें देखना है पहले, है ना, वहीं पर हमारा ध्यान सीधे चला जाता है. या तो फिर हम उसको कोई कंट्रास्ट ब्राइट कलर लगा देते हैं, कोई तेज़ कलर लगा देते हैं, तो हमारा ध्यान बहुत सारी चीज़ों के बीच में भी उस कलरफुल चीज़ पर चला जाता है जो अलग से चमक रही होती है. इसका सीधा एग्जांपल है स्कूल बस. स्कूल बस होती है येलो कलर की, जो उस पर लाइट पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा शाइन करती है, इसीलिए स्कूल बस इसको येलो रखा जाता है जिससे कि वो जब रोड पे निकलें तो अलग से नज़र आए. ठीक है. एम्फेसिस, हाउ टू क्रिएट एम्फेसिस. इसको क्रिएट करने के लिए जो चीज़ें मैं बता रहा था वही सारी चीज़ें आएंगी. यूजिंग ब्राइट एंड कंट्रास्टिंग कलर्स, साइज वेरिएशन, प्लेसमेंट, आइसोलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जैसा इसमें आइसोलेशन है वही आसपास चीज़ें, थोड़ा स्पेस खाली छोड़ दिया. साइज़ वेरिएशन में जैसे गोवर्धन पर्वत का मैंने एग्जांपल आपको दिया था तो वो आ जाता है, क्योंकि एम्फेसिस भगवान पे सीधा नज़र जाए इसलिए कृष्ण को बड़ा बनाया जाता है और बाकियों को छोटा बनाया जाता है. कभी कभी आपको दिखेगा कि प्रपोर्शन में इतना फ़र्क होता है कि गोवर्धन पर्वत तो बहुत बड़ा होता है किसी भी इंसान से, लेकिन भगवान जब बनाए जाते हैं तो पर्वत की हाइट कई बार उनसे कम ही होती है. ऑलमोस्ट हर पोस्टर में आप देखेंगे, पेंटिंग में देखेंगे, पर्वत छोटा लगेगा, भगवान कृष्ण बड़े लगेंगे. ऐसे वर्टिकली अगर देखेंगे तो कृष्ण की हाइट ज़्यादा दिखाई जाती है, क्योंकि जैसा अजंता की पेंटिंग्स में भी दिखाया गया है, बुद्धा को कहीं कहीं नॉर्मल जो ह्यूमन फिगर्स हैं उनसे बहुत बड़ा दिखाया गया है, क्योंकि उनके पास इतनी पावर है और एक वो ऐसा व्यक्तित्व है जिसे हम बड़ा दिखा सकते हैं, एक ऐसा कैरेक्टर है. ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ एम्फेसिस, अट्रैक्ट व्यूअर्स अटेंशन, हाईलाइट एंड द मेन सब्जेक्ट्स, और इम्प्रूव क्लैरिटी and impact. Rhythm refers to repetition of elements in an artwork to create a sense of movement or flow. जब कोई चीज़ बार बार रिपीट होती है तो वो एक मूवमेंट क्रिएट करती है. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जेब्रा क्रॉसिंग, और जो हम हाईवे पर जब जाते हैं तो उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं उन पे ऐसे एरो टाइप के येलो ब्लैक पैटर्न बना होता है, रिपीट होता है बार बार. तो जब हमारी गाड़ी चलती है तो जितनी तेज़ हमारी गाड़ी चलती है उससे ज़्यादा तेज़ हमें वो बाउंड्री चलती नज़र आती है. ये इसके एग्जांपल है. रिदम, इंपॉर्टेंस ऑफ रिदम, क्रिएट्स मूवमेंट, मेक्स आर्ट वर्क लाइवली, एड्स यूनिटी. ठीक है. एंड हाउ टू क्रिएट रिदम को कैसे क्रिएट करते हैं? रिपीटिशन ऑफ शेप्स, कलर्स और लाइन्स, अटेंशन ऑफ 2 or more elements, gradation, movement of lines, pattern and spacing of elements. And the next है proportion. Proportion refers to the relationship of size and scale between different parts of an artwork or between objects. किसी भी ऑब्जेक्ट्स के बीच में proportion जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ सही प्रोपोर्शन में नहीं है तो वो सही नहीं बन सकता है. आप ह्यूमन फिगर लेना तो 7.5 के रेशियो में होता है ह्यूमन फिगर. तो ह्यूमन फिगर में क्या होता है कि आपका फेस जितना बड़ा होता है वो एक पॉइंट माना जाता है, उसके बाद फिर चेस्ट का पॉइंट जो होता है वो दूसरा, और फिर वेस्ट का पॉइंट तीसरा, और फिर थाइस का जो जॉइंट होता है वो चौथा पॉइंट होता है, और नीज पे पाँचवा, और नीज की और एंकल के बीच 6 पॉइंट आता है, और एंकल पे 7, और 0.5 आधा जो भी हमने पॉइंट्स लिए उसका आधा जो है वो हमारा फीट आ जाता है. तो ये हमारा 7.5 के रेशियो में होता है. सेम जितना हमारा फेस होता है उतना ही नेक के सेंट्रल से शोल्डर्स दोनों साइड होते हैं. ठीक है. तो ये मेजरमेंट होता है. फेस में क्या होता है, हेयर स्टाइल को अलग करने के बाद में आपकी नोज़ जो है 50% एरिया में कट होती है, मतलब 50% एरिया पे आती है, और आइज़ जो हैं दोनों आइज़ के बीच में एक तीसरी आँख और फिट कर सकते हैं. तो वो आपका प्रपोर्शन होता है जिससे आप मेज़र करते हैं चीज़ों को. अब कोई आप स्टिल लाइफ ड्रॉ करें या कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो आप सबसे पहले बड़ा ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें प्लेस करते जाते हैं आपको जो भी बनानी है. तो प्रपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रपोर्शन, मेक आर्ट वर्क रियलिस्टिक, शोज़ करेक्ट साइज इन रिलेशनशिप. आप अगर
करेक्ट मेजरमेंट नहीं लेंगे किसी की बॉडी का, तो वो आपकी एनाटॉमी जो है कार्टून कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि कार्टून्स में फेसेस बड़े होते हैं, कभी बॉडी बड़ी होती है, कभी कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटी चीज़ें होती हैं। वो पूरी तरह से एक अच्छा प्रपोर्शन नहीं होता है, क्योंकि वो होता ही फनी टाइप का है। इम्प्रूव ओवरऑल कंपोजिशन, पूरे कंपोजिशन को इम्प्रूव करेगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो प्रोपोर्शन में नहीं होंगी चीज़ें तो फिर वो इम्प्रूवमेंट दिखेगा ही नहीं। एग्जाम्पल, साइज ऑफ हेड कंपेयर टू द बॉडी एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट्स प्लेस फार लार्ज ऑब्जेक्ट्स नियर। लाइक आप कहीं भी अपने घर से अगर विंडो के बाहर देख रहे होते हैं, तो विंडो के बाहर अगर एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है या बहुत बड़ा ट्री है, तो वो आपकी विंडो से बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन वो आपकी विंडो में फिट आ जाता है, क्योंकि वो दूर है और विंडो आपके पास है, इसलिए आपको विंडो बड़ी नज़र आती है और वो दूर नज़र आता है। ठीक है, इसको हम जो लैंडस्केप या कुछ भी हम सीन ड्रॉ करते हैं, तो उसमें पास वाला ट्री बड़ा और पीछे वाला छोटा दिखाते हैं, तो ये भी प्रोपोर्शन का ही पार्ट है। इन वैरायटी रेफर्स टू द यूज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन एन आर्टवर्क टू क्रिएट इंटरेस्ट एंड अवॉइड मोनोटोमी। ये इंटरेस्ट क्रिएट करता है वैरायटी। लाइक आप कुछ भी एक ही चीज़ रोज़ रोज़ करते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे, इसलिए ऐसे ही आर्ट वर्क होता है कि अगर रिपीट होता जाए चीज़ें, बार बार वही बनती जाए तो वो पैटर्न में चेंज हो जाती है या फिर कोई टेक्सटाइल वगैरह में चेंज हो जाएंगी। लेकिन हमें वैरायटी चाहिए किसी भी आर्ट वर्क को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। आप ट्रीज़ देखोगे गाँव में, हम ज़्यादा नेचुरल सीन्स बनाते हैं, विलेज सीन्स, तो उसमें हम कोई ट्री बनाते हैं तो ऐसा नहीं कि सारे ट्री एक लाइन से खड़े हुए हैं। कुछ आगे होंगे, कुछ पीछे होंगे, कोई छोटे होंगे, कोई बड़े होंगे, कोई पाम ट्री होगा, कोई बैनियन ट्री होगा, कोई बनाना ट्री भी हो सकता है। डिफरेंट टाइप के अलग अलग ट्रीज़ होते हैं। और अगर हमने सिर्फ ह्यूमन फिगर्स का कोई कंपोजिशन बनाया है, तो हम ऐसा नहीं करते हैं कि सब एक ही से क्लोथ पहने हैं या फिर एक ही से कलर के कपड़े पहने हैं। ये सिर्फ परफॉर्मेंस में हो सकता है, लेकिन आर्ट वर्क में ऐसा नहीं होता है। सब डिफरेंट टाइप के, सबका अपना एक अटायर होता है जो डिफरेंशिएट करता है सबको। ठीक है, हाउ टू क्रिएट वैरायटी यूजिंग डिफरेंट शेप्स, मिक्सिंग कलर्स, changing sizes, using different textures, varying lines and forms. Importance of variety: makes artwork interesting, prevent dullness, add moment and life, enhances visual appeal. तो ये सारी चीज़ें इसके पॉइंट्स हैं। एंड लास्ट है हार्मनी और यूनिटी रेफर्स टू द वे डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ आर्ट वर्क टुगेदर टू क्रिएट प्लीजिंग एंड unified whole. It is achieved when the components of a art are perceived as harmonious, giving the work a sense of completion. Like हार्मनी मतलब सामंजस्य, आपस में तालमेल, है ना। आप कोई भी पिक्चर बनाते हैं तो उसमें आपको आपस में सामंजस्य, हार्मनी दिखानी पड़ती है, यूनिटी दिखानी पड़ती है। कैसे? क्योंकि अगर आपने एक लैंडस्केप बनाना है आपको, तो ऐसा नहीं लैंडस्केप में आप सिर्फ लैंड बना दें, उसके साथ आपको ट्रीज़ भी चाहिए, उसके साथ आपको हट भी चाहिए, ह्यूमन फिगर भी चाहिए हो सकता है, कोई एनिमल भी चाहिए हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें फिट बैठती हैं। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक गांव का सीन बनाया और उसमें लाके एरोप्लेन खड़ा कर दिया या एयरपोर्ट उसके साथ बना दिया। आपको उससे रिलेट करती हुई चीज़ें ही बनानी पड़ेंगी। आपको स्टिल लाइफ सेट करते हैं, तो अगर आपने एक कैटल सेट की है तो कैटल के साथ टोस्ट और आप कप, ये सब चीज़ें सेट करेंगे जो उससे रिलेट करती होंगी। जूस सेट किया है, जूस रखा है, जूस का ग्लास रखा हुआ है, तो उसके साथ आपको एक एप्पल या फिर इस तरह की चीज़ें आपको अरेंज करनी पड़ेंगी, तभी वो उसको कंप्लीट दिखाएगा। अगर आप खाली एक कप रख देंगे तो वैसा नहीं बन सकता, या खाली केटल रख देंगे तो कोई डायरेक्टली केटल से तो नहीं पिएगा चाय, उसके साथ कुछ कप वगैरह भी चाहिए, कप एंड सॉसर एक्सेट्रा। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ हार्मनी क्रिएट्स अ सेंस ऑफ यूनिटी, हेल्प्स द आर्टवर्क फील कंप्लीट करने को और यूनिटी दिखाने के लिए ये होता है। और हमारा ये सेकंड चैप्टर है वो अभी कंप्लीट होता है। ओके, बाय।